कॉल समझ लो। मैं फिर कह रहा हूँ साइंस के विद्यार्थी तो है नहीं, है ना। तो इतना ही समझना है कि एथनॉल के अलावा दूसरा एक और चीज़ जो है सरकार ने ढूंढ लिया है जो डीजल में मिलाया जाएगा, क्योंकि 20% के लक्ष्य हमने एथनॉल में पूरे कर लिए। कुछ न्यूज़ वेट कर रही थी, वो निकल कर आ गई और उसने इसका पासा पलट दिया। एनसीएलटी का मतलब दिवालिया प्रक्रिया। अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, भले ही 40 करोड़ का मसला। न्यूज़ क्या है, वेट कर रही है। कुछ अच्छा हो जाए ना तो गिरावट की वेट कर रही है, तब आऊँगी। कुछ बेकार हो जाए ना तो वेट कर रही है कब गिरेगा, फिर अच्छी न्यूज़ दे दूँ, उसका वेट कर रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL करीब कुछ ही महीनों में 230% तक के भाग गया और आज भी उसने दूसरे दिन भी अपर सर्किट लगा दिया। उस नीति को समझेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की मुसीबत बढ़ी क्योंकि दो आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर ने 40 करोड़ के मामले के लिए ओला इलेक्ट्रिक को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए एनसीएलटी में याचिका दी। ये चीज़ जो है तीन लोगों के द्वारा मिंट को पता लगी और उसमें ये चीज़ें छप गई। इससे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में ताबड़तोड़ गिरावट आ गई। तो सर यहाँ न्यूज़ क्या है, वेट कर रही है। कुछ अच्छा हो जाए ना तो गिरावट की वेट कर रही है, तब आऊँगी। कुछ बेकार हो जाए ना तो वेट कर रही है कब गिरेगा, फिर अच्छी न्यूज़ दे दूँ, उसका वेट कर रही है। आप और मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कब आएगी, इसलिए इस चीज़ों में जीना सीख लो। न्यूज़ क्या कह रही है उसको समझ लो, क्योंकि रणनीतियाँ होती हैं शेयर बाज़ार के अंदर। न्यूज़ की भी अचानक कोई हो रहा है, होता कैसे, झटके से होता है, झटके से वो गिर जाता है, भाग जाता है। आपका व्यू लंबा, ऐसी चीज़ें बीच में होती रहेंगी। सारे समीकरणों को समझेंगे, बात करेंगे। एथनॉल में 20% के लक्ष्य हमने पूरे कर लिए हैं जो हम पेट्रोल के अंदर मिलाएंगे, और उससे वो उन्नति हमें देखने को नहीं मिली कि भैया वो शुगर सेक्टर में इससे बहुत धमाका हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। शुरुआती तौर पे हुए थे, जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद कुछ नहीं। अब 15% डीजल के अंदर एक और चीज़ मिलाने की बात हो रही है। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। अब हम इतने साइंस के विद्यार्थी तो हैं नहीं, तो हम बिल्कुल खोज करेंगे, पर समझेंगे कि इससे आगे क्या होगा और किन कंपनियों में इसका फ़ायदा हो रहा है। क्या कुछ लोगों को पहले पता लग जाता है, क्योंकि जो दो कंपनी मुख्य तौर पर इस पर वर्क कर रही है उसके अंदर फ्राइडे को ही तेज़ी आ गई, 3 तारीख को। आज एक न्यूज़ निकल कर हो रहा है कि 15% डीजल के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं। देखो सर, इससे क्या है, इससे शुगर सेक्टर के लिए भी चीज़ें ऐसा ही है, क्योंकि ये एथनॉल के दोबारा ही बनाया जाएगा ये चीज़ें। पर ज़रूरी नहीं कि एथनॉल के दोबारा, ये पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया के दोबारा भी बनाया जाता है। बहुत रणनीति इसके अंदर हम समझ लेंगे और इन सब चीज़ के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपको कहा था कि राधा कृष्ण दमानी जी के विचार जो है बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही साधारण हैं, और अगर ये साधारण विचार उनके हैं तो वो टॉपर हैं। पर हम सब क्या हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचना, इस कैंडल के बारे में ज़्यादा सोचना, उसने वो बता दिया उसके बारे में ज़्यादा सोचना, अरे ये रणनीति सोचना, हम इसमें उलझ रहे हैं। और बड़े व्यक्ति कह रहे हैं साधारण तरीके से धैर्यवान बनो, चीज़ों को समझने के तरीके से आगे बढ़ो, उससे वो अमीर हो रहे हैं। तो यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान होना बाजार के लिए हानिकारक है, इसलिए बड़े लोगों की सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ओहदे पर पहुंच चुके हैं, तो उनका आज दूसरा विचार लेंगे। कल हमने एक विचार देख लिया था अधीर और धैर्यवान वाला। दूसरा विचार है, आपको निवेश करने के लिए बहुत अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। कितने सरल तरीके से बताया, बहुत बुद्धिमान नहीं होना कि आपको चार्ट ही समझना है जी, निवेश करने के लिए ये समझना है, वो समझना। भैया आप व्यवसायों पर दिमाग लगाइए। व्यवसाय जो कंपनी वर्क कर रही है उससे क्या उन्नति कर रही है, उससे क्या वो कमा रही है, क्या विस्तार कर रही है, इस पर दिमाग लगाइए। इतना बुद्धिमान ना बनो कि भैया
उसने ये कहा था मैं तो यही करूँगा जी, उसने वो कहा था मैं तो वही करूँगा, उसने कहा था कि इससे ऊपर आएगा तब खरीदना, उसने कहा था इससे नीचे आएगा तब बेचना। ये चीज़ें हैं कुछ हद तक सही, पर अधिकतर आपका जो निवेश है वो इन्वेस्टमेंट है, वो ताड़ फाड़ की चीज़ें नहीं कि आज खरीदा कल बेचा बेचा और ख़रीदा बेचा करते रहेंगे हम, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ अगर करनी है तो ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, चीज़ों को समझ लो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत अच्छे विचार जो है चीज़ों के लिए दिए हैं। ये विचार हो गया, कल दूसरा विचार देख लेंगे। तो सर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, न्यूज़ वेट कर रही है किसका? अगर शेयर ज़्यादा भाग जाए तो उसे गिराने का, और अगर ज़्यादा गिर जाए उसे उठाने का। देख लो कभी भी आप, मैं तो एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें भाप गया था, वो भापा था मैं आर ग्रुप यानी कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा। उस ग्रुप ने मुझे, अनिल अंबानी के ग्रुप ने मुझे इतनी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ चीज़ें जब इन दोनों कंपनियों में हुई, फिर सुनो, दोनों कंपनियों में हुई, अच्छी हुई, जो भी चीज़ें हुई, तो वो जब बढ़ रहा था तब वो चीज़ें सामने नहीं आई कि बेकार हो गया। जब उनके शेयर काफ़ी नीचे थे तब वो चीज़ें निकल कर नहीं आई जो जांच के दायरों में थी। ईडी की जांच थी, सीबीआई जांच थी, सेबी जांच थी, वो उस वक्त नहीं आई। आई कब? जब शेयर पूरे टॉप पर पहुंच गए, एक 76 पहुंच गया, एक 400 से ऊपर पहुंच गया। तो मुझे इसने सोचने में मजबूर कर दिया कि ये जो न्यूज़ है वेट करती है कि अच्छा ये ज़्यादा भाग गया, चल भाई अब इस पर जाँच होएगी। काम तो बेकार करके रखते हैं वो। अगर अनिल अंबानी के ऊपर जांच हो रही है, उनकी कंपनियों ने फ्रॉड किया है, पैसे को इधर उधर किया है, तो लाजमी उन्होंने किया है। पर मेरा मानना है कि जब उनके शेयर 12, 13, 20, 25 में घूमे तो तब वो कार्रवाई हो। रिलायंस इंफ्रा के ऊपर भी जो भी चीज़ें हैं तब वो 100 पर थी, तब वो कार्रवाई हो कब रही है? जब मामला ऊपर गया। तो उसमें क्या, उसमें जनता फंस जाती है। तो एक सबक तो हमने ये सीख लिया कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसे कहीं लिखना पड़ेगा, वो कभी भी उस प्रॉब्लम का उजागर होकर निकल सकती है ना। अभी कुछ दिनों से कुछ शेयर अच्छे भाग रहे हैं तो हमें लग रहा सब कुछ अच्छा हो गया, जब वो गिरते हैं सब बेकार हो गया। तो न्यूज़ तो वेट कर रही है, और कुछ न्यूज़ ऐसी होती है वो इस तरीके से आती है कि जब सब कुछ अच्छा होता है एकदम से पानी फेर देती है। तो वैसी चीज़ें भी होती है। समझो ये न्यूज़ के खेल हैं और न्यूज़ के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। एथनॉल के बाद अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी, CNBC आवाज़ की ये न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं इससे देखने को मिल रहा है कि 6 जुलाई 2026 की ये न्यूज़ है, और इससे आज आपको 2 कंपनी ज़्यादा तेज़ भागते हुए देखने को मिली। एक तो आपको बता सकता हूँ प्राज इंडिया। प्राज इंडिया सीधे तौर पर वर्क नहीं करती, एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर, बाहर की कंपनी मिलकर इस आइसोब्यूटेनॉल पर वर्क करती है। एक कंपनी और है जो पूर्णतः अच्छा तरह करती है, आंध्रा केमिकल, एक ये कंपनी है। तो ये भी इस तरीके की चीज़ों पे वर्क करती है, और जितनी शुगर की कंपनी एथनॉल तो वो बना ही रही है। अब एथनॉल से ये अलग उसको और अच्छा करके ये चीज़ें बनाई जाती है, एक तरीके का आप अल्कोहल समझ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, साइंस के विद्यार्थी तो है नहीं, है ना। तो इतना ही समझना है कि एथनॉल के अलावा दूसरा एक और चीज़ जो है सरकार ने ढूंढ लिया है, जो डीजल में मिलाया जाएगा, क्योंकि 20% के लक्ष्य हमने एथनॉल में पूरे कर लिए पेट्रोल में। अब सरकार आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी आए, ताकि हम अपने स्वच्छ इंडिया के साथ आगे बढ़े। तो उसके तहत अब सरकार पूरा रोड मैप तैयार कर रही है, और 15% डीजल के अंदर ये चीज़ें मिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया और उसमें ट्रायल हो रहे हैं। इससे ये देखने को मिल रहा है कि कुछ कंपनियों के भीतर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनी इस तरीके से केमिकल पे जो वर्क करती है वो कुछ लिस्टेड है और कुछ लिस्टेड नहीं है, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। भारत में फ्यूल सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार अब डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति देने की योजना पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा कि सरकार का फोकस अब देश को फॉसिल फ्यूल यानी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता से बाहर निकालने का है। 20% हमने पहले कर लिया। क्या है, उन्होंने बताया कि एथनॉल को सीधे डीजल में मिलाना संभव नहीं है। तो अब डीजल में एथनॉल सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है, पर
इस चीज़ के लिए पहले एथेनॉल तो बनाया जाएगा। तो इससे क्या है, इससे शुगर सेक्टर का भी कहीं भला है, क्योंकि एथेनॉल के बाद ये चीज़ें अलग तरीके से बनेगी। इसलिए वैज्ञानिक इसे बदलकर आइसोनोल, जिससे आसानी से डीजल में मिलाया जा सकता है, यानी कि एथेनॉल तो प्रक्रिया है इसकी एक, तो शुगर सेक्टर वाले तो इसको बनाएंगे। पर देखना आपको ये है कि आइसोनोबुटॉल एक प्रकार का ऐसा अल्कोहल है, इसे एथेनॉल से ही बनाया जाता है, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। मैं अलग तरीके से आपको खोज करके बता रहा हूँ। इसे एथेनॉल बायोमास से भी बनाया जा सकता है और पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया से भी बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया में 2 कंपनी मैंने आपको बताई, प्राज इंडिया और आंध्र केमिकल, पेट्रोकेमिकल, इस तरह कंपनी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, यहाँ देख लेना। सरकार डीजल में 15% तक आइसोनोल ब्लेंडिंग की योजना पर काम कर रही है। तो मैं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी है, भारत की गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो ऑक्सो अल्कोहल्स के क्षेत्र में काम करती है और आइसोनोल का उत्पादन करती है। एक कंपनी तो ये हो गई। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो प्राज इंडिया, ये स्वयं बड़े पैमाने पर आइसोबुटानॉल बेचने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अमेरिका कंपनी जीवो के साथ मिलकर बायो आइसोबुटानॉल की तकनीक को भारत में व्यावसायिक बनाने पर काम कर चुकी है। तो इन दोनों शहरों के अंदर अगर आप देखें तो आपको तेजी देखने को मिल रही है। और आंध्र पेट्रोकेमिकल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, और अगर आप यहाँ देख लें तो 43 रुपये 70 पैसे का था ये 3 जुलाई को, शुक्रवार को। उसी दिन इसने छलांग मारी और न्यूज़ आज आपके मंडे के दिन आई है। तो ऐसा कहीं लगता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पहले पता लग जाती हैं। अगर आप इसका चार्ट देखें तो 3 जुलाई को इसने तेज़ी के संकेत दिखाए थे, ये चेक कर सकते हैं आप, और उसके बाद फिर आज ये भी तेज़ी में आ गई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आज भी अगर आपको देखें तो प्राज इंडिया भी भागते हुए देखने को मिला, पर फ्राइडे के दिन इसके अंदर ही तेज़ी आई है। तो 2 मुख्यतर कंपनी केमिकल पर तो ये वर्क हो गई। बाकी आप चीनी के तौर पे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एथेनॉल तो बनाना ही पड़ेगा ना, फिर उससे फिर वैज्ञानिक उससे अलग तरीके से उस चीज़ में बदलेंगे। साफ सीधों में ये आप समझ कर चलें। तो यहाँ चीनी कंपनियों को भी इससे फ़ायदा है। तो ये है। अब इन 2 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये मैंने बताया ये काम करते हैं, ये नहीं कहा इसे खरीदना बेचना है, क्योंकि इसके अंदर तेज़ी पहले आ चुकी है। तो मैं तो खोज कर रहा हूँ कि चीज़ें हमारे लिए किस तरीके से समझने वाली बन सकती है, मैं उस हिसाब से वर्क कर रहा हूँ। तो ये वो 15% का कार्य है जिसे आज आप समझ कर गए। अगर हम बात करें HFCL की, दूसरे दिन 5% के अपर सर्किट पर पहुँचा। वित्त वर्ष 2027 में अब तक इसमें 230% की वृद्धि आ चुकी है। देखो सर, अब हमें पता है कि HFCL ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ट वर्क, भारत नेट के साथ भी इसने अभी 2600 करोड़ रुपए करीब का जो एक ऑर्डर कहाँ से जीता, आरबीएल से जीता, और पहले भी ये भारत नेट के लिए वर्क कर रहा है, 3rd चरण के लिए, है ना, गांव-गांव तक के इंटरनेट पहुँचाने के लिए। अब ऑप्टिकल फाइबर के लिए वर्क हो रहा है इसका HFCL का। दूसरा AI, डेटा सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर, और ये जो कंपनी है डिफेंस के लिए भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना और विदेशों के साथ भी निर्यात की स्थितियों के साथ मजबूत रहना HFCL ने करके दिखाया है। अब इसका शेयर जो है 230% तक भाग चुका है। अब हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि अब ये उससे ऊपर भागे या इससे नीचे भागे। जिस वक्त इस कंपनी का शेयर 70 से करीब था, तो तब भी हमने ये चीज़ें देखी थी कि इस पे वर्क कर रहा है, तब भी हमें नहीं पता था कि इतने ऊपर भी जा सकता है। पर क्वालिटी हमने जानी थी कि जितने इसके ऑर्डर बुक है, सेल को 2 गुनी करना, प्रॉफिट करना, ऑर्डर बुक इतनी सारी इकट्ठी करना, सरकारी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट में वर्क करना, डिफेंस के लिए आगे बढ़ना, इवेंट करना डिफेंस के, ताकि आप हमारी क्षमता जाने। तो ये वो जितनी सारी चीज़ें थी वो हम सबको पता है। मैं आपको कह रहा हूँ, और हमें यही पता लगना चाहिए, क्योंकि बीच में जब मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी तो तब बनाई थी जब इसने अपर सर्किट लगाया था, और मैंने कहा था कि अगर ऐसी कंपनी इतनी तेज़ भाग जाए तो 3-4 लोअर सर्किट देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाकई इसने 3-4 लोअर सर्किट भी लगा दी थी उस वक्त, है ना। तो हमें नहीं पता कि नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको इसका काम पता लगना चाहिए। अब 223 के ऊपर अगर आप पूछोगे कि सर शेयर कैसा है, और गिर जाए तो फिर हम सोचेंगे यार ये तो बेकार है। नहीं, अभी भी इसके जो काम के वजूद हैं, ये फ्यूचर दिखा रहे हैं। जब तक कि ये अपनी फंडामेंटल बैलेंस शीट को मजबूत बनाकर रखे हुए है, काम कर रहा है, तब तक के मजबूत है।
इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि कल भागेगा, गिरेगा, गिर जाए, मेरे हिसाब से भाग जाए। हमने तो क्वालिटी इसकी पहले ही जान ली थी। अच्छा, 2 आपूर्तिकर्ता द्वारा बकाया राशि को लेकर एनसीएलटी में याचिका दायर करने की खबरों के बीच ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5% की गिरावट आ गई। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों के अंदर 22 के बाद तेजी के संकेत। अब आ रहा है Q1, और Q1 से पहले ओला ने क्या कहा था, उसने अपनी जो रजिस्ट्रेशन को कितना ज़्यादा बढ़ा लिया है, दिन प्रतिदिन अच्छा करता जा रहा है। उसकी ओला गीगा फैक्ट्री जो है बैटरी वाली, उसके लिए भी इसने अच्छे अपडेट दिए हैं, है ना। तो ओला पटरी पर है, पर पटरी पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ ही ना आए। मैंने क्या कहा था, न्यूज़ जो है वेट करती है, तो ओला के लिए भी कुछ न्यूज़ वेट कर रही थी, वो निकल कर आ गई और उसने इसका पासा पलट दिया। एनसीएलटी का मतलब दिवालिया प्रक्रिया, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। भले ही 40 करोड़ का मसला हो, कंपनी आसानी से कर देगी, पर 2 कंपनी इसको, एक के ऊपर लगभग 29 करोड़ का पैसा लेना है और एक को लगभग 10 करोड़ का पैसा लेना है, तो कुल मिलाकर 40 करोड़ का मामला है। और 2 कंपनी 40 करोड़ के मामले के लिए इसको एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया से लेने के लिए चली गई। अपने आप में एक छोटी बात भी है, चलो बात 1 करोड़ की हो या 40 करोड़ की या 40,000 करोड़ की या 400 करोड़ की हो, पैसा तो लेगी ना अपनी कंपनियां। पर इसमें इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि अगर 40 करोड़ के लिए कंपनी दिवालिया हो जाए तो फिर कंपनी वर्क क्या कर रही है, फिर वो अपने रजिस्ट्रेशन क्यों कर रही है, फिर उससे सरकार से इतनी आपूर्ति चीज़ें क्यों मिल रही है कि भैया PLI स्कीम मिल रही है, हर चीज़ के लिए प्रमाण मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कि जब उसको किसी 40 करोड़ के लिए एनसीएलटी के दिवालिया होना पड़ जाए। तो इस न्यूज़ का मकसद आप समझें तो 2 आपूर्तिकर्ता जो है जिन्होंने इसको कुछ माल दिया होगा ओला इलेक्ट्रिक कुछ बनाने के लिए, उसका पेंडिंग मसला है। और ये अभी का नहीं है भैया, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये मसला। पर वो 3 व्यक्ति आगे उन्होंने जानकारी दे दी। अब उस जानकारी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये दिवालिया हो जाएगा। समझ गए, थोड़ी सी नीति ये चीज़ थी। 2 आपूर्तिकर्ता दिवालिया यानी कि सप्लायर द्वारा दिवालियापन की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी में जाने की खबरों के बीच 6 जुलाई सोमवार को कारोबार के दौरान ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में गिरावट आ गई। कुछ रुकावट तो आती हैं जब कुछ चीज़ अच्छी होने वाली होती है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की परिचालन शाखा ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 2 आपूर्तिकर्ताओं ने 40 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया भुगतान के लेकर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की है। ये जानकारी समाचार पोर्टल मिंट की रिपोर्ट में अदालत में दायर दस्तावेजों और घटनाक्रम से अवगत 3 लोगों के हवाले से दी गई है। तो 3 लोग ने बताया, पर 3 लोगों का नाम नहीं आपको देखने को मिला, पर उन्होंने बता दिया आपको, और उससे चीज़ें हो गई हैं। ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कंपनी में एक तो स्टारलिंक का है जो करीब 29 करोड़ 8 लाख रुपए और एनवॉल्व का लगभग 10.8 करोड़ रुपए का बकाया है। 45 दिन से अधिक समय से लंबित है, यानी 45 दिन का जो उसको पैसा लेना था 45 दिन का लंबित है, जिसे कंपनी ने नहीं दिया होगा, जिसके कारण कंपनी ने न्यायाधिकरण से दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। बहुत छोटी चीज़ है पर ये बहुत बड़ी हो गई है। क्यों? क्या कंपनी ओला अपने सप्लायर को, जिससे उसका स्कूटर में कुछ चीज़ें लग रही हैं, उसका 40 करोड़ का बकाया रोक देगी? अब रोक दिया तो ये 45 दिन का लंबित मामला है, तो ये एनसीएलटी पहुंच गए। रिपोर्ट के अनुसार एनसीएलटी की बेंगलोर बेंच सोमवार 6 जुलाई को स्टैलिंग की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो एनवॉल्व मांडो की याचिका पर सुनवाई के लगभग 1 महीने बाद हो रही है। यानी कि आज तो स्टारलिंक जो है कंपनी, उसकी याचिका पर सुनवाई हुई। जो एनवॉल्व मांडो की याचिका पर सुनवाई, यानी कि 1 महीने पहले मांडो ने भी याचिका लगाई थी, पर 1 महीने पहले फिर हमें ये बात पता क्यों नहीं लगी? पता कब लगी? आज। तो ये मसला फिर आज का नहीं है, मसला महीनों पहले का है। ये फिर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी के लिए नवीनतम आपूर्तिकर्ता विवाद है। इससे पहले 2025 में
इसकी एक पंजीकरण एजेंसी द्वारा इसी तरह की याचिका दायर की गई थी। यानी कि पहले भी इस तरीके के मामले जो है हो चुके हैं, पर अब ये निकल कर इसलिए आया क्योंकि कुछ दिनों से ओला तेज़ी में भी था। और ओला अगर ये पैसा दे देगा 40 करोड़ तो ये मसला निमट जाएगा। अगर ये ओला 40 करोड़ नहीं देगा तो ये लंबे मसले चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, चीज़ 1 रुपये की हो या 40 करोड़ की हो या 400 करोड़ की हो, बकाया बकाया होता है। और अगर ये चीज़ें हैं तो ये ओला के लिए निगेटिव है, चाहे भले ही इसे ओला बाद में सॉल्व कर दे। NCLT का नाम जुड़ना भले ही कुछ आगे ना हो, पर वो एक निगेटिव है, इतना तो हम सब समझ कर ही चले गए, है ना। तो ये वो न्यूज़ थी जिसे आज हमने बातों बातों में समझ लिया। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने के मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप ना टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।